अच्छा, बेसिकली तो अब सबसे पहले आपको यहाँ सरफेस लैंडमार्क्स में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी थ्योरी में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली बात जो है वो है सुप्रा स्टर्नल एंगल। जो आपको जुगुलर नॉच का पता होना चाहिए कि जो मेनिब्रम का सुपीरियर बॉर्डर है वहाँ पे आप क्या फील कर सकते हो, जुगुलर नॉच फील कर सकते हो। और यहाँ पे थोरेसिक डक्ट भी जो है पैल्पेट हो सकती है, ट्रैकिया भी पैल्पेट किया जा सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो आपने याद रखना है, एंगल ऑफ लुइस है। इट इज़ द एंगल बिटवीन मेनिब्रा एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड इट लाइज एट द लेवल ऑफ सेकंड कोस्टल कार्टिलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ लुइस किस कोस्टल कार्टिलेज पे लेवल पे लाया करता है, सेकंड कोस्टल कार्टिलेज। उसके बाद जीफी स्टर्नर जॉइंट है, तो जीफी स्टर्नर का जॉइंट का आपने याद रखना है कि कोस्टल आपकी जो 7th से 10th रिब्स होती है ना, वो कोस्टल मार्जिन बनाती हैं। ये देखें कि ये 7, 8, 9 और 10th रिब्स कोस्टल मार्जिन बना रही है। जहाँ पे ये दोनों कोस्टल मार्जिन मिलती हैं वो आपका जीफी स्टर्नल एंगल कहलाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम जीफी स्टर्नल एंगल कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, आपका एक फोसा होता है जिसे हम एपिगैस्ट्रिक फोसा कहते हैं, और उस एपिगैस्ट्रिक फोसा से आपका आगे जो है जिफॉइड अटैच होता है। सही है, तो ये बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब मेन बात पे आते हैं, वो है स्केलेटन। स्केलेटन बेसिकली क्या है, थोरेसिक केज है हमारा। स्केलेटन ऑफ थोरेक्स को एक थोरेसिक केज है। ये एक ओसियो कार्टिलेजिनस इलास्टिक केज है जो कि डिजाइंड है फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द इंट्राथोरेसिक प्रेशर, ठीक है। अब बेसिकली इसके रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। तो एंटीरियरली इट इज बाउंडेड बाय स्टर्नम, ठीक है। एंटीरियरली इट इज बाउंडेड बाय स्टर्नम, पोस्टीरियरली इट इज बाउंडेड बाय 12 थोरेसिक वर्टिब्राe, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपका थोरेसिक केज है, इट इज एंटीरियरली बाउंडेड बाय स्टर्नम, पोस्टीरियरली बाय द 12 थोरेसिक वर्टिब्राe। उसके बाद और इसके साइडों पे क्या है, रिब्स है आपकी। अब जो आपकी पहली 7 रिब्स होती हैं, द फर्स्ट 7 रिब्स, फर्स्ट रिब से लेकर 7 रिब तक, ठीक है, वो अटैच होती है एंटीरियरली स्टर्नम से। पोस्टीरियरली वर्टिब्रल जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है ना, वहां से 12 रिब्स निकल रही होती है, ठीक है। ये मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। ये इसका पोस्टीरियर व्यू है, आप ये देख सकते हैं कि पोस्टीरियर 12 वर्टिब्राe से 12 रिब्स निकल रही हैं, लेकिन एंटीरियरली सिर्फ 7 जो हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं, ठीक है, डायरेक्टली। सिर्फ 7 जो हैं स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच होती हैं और इनको हम कहते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। उसके बाद जो 8, 9th और 10th रिब है वो थ्रू कोस्टल कार्टिलेज अटैच होती है, ठीक है। ये कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से अटैच होती है, तो उसको हम कहते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। और आखिरी 2 जो रिब्स होती हैं 11th और 12th, वो पोस्टीरियरली रह जाती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि 8, 9th और 10th थ्रू कोस्टल मार्जिन ज्वाइन कर रही हैं, और जो 11th और 12th हैं वो इंटीरियरली अटैच नहीं हो रही, तो इनको हम वर्टिब्रल रिब्स कहते हैं। जो पहली 7 हैं जिनको अभी मैंने वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहा, उसका एक और नाम भी है, वो नाम क्या है, ट्रू रिब्स। और आखिरी 5 जो रिब्स हैं वो हैं आपकी फॉल्स रिब्स। अब नेक्स्ट पेज पे उसने क्लिनिकल दिया हुआ है कि चेस्ट वॉल रिब चिल्ड्रन की ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, इसकी वजह से उनमें फ्रैक्चर्स कम होते हैं, लेकिन एडल्ट में वो कम इलास्टिक होती है जिसकी वजह से फ्रैक्चर ज़्यादा होते हैं। और फ्रैक्चर्स सबसे ज़्यादा जो है वो इसके वीकेस्ट पॉइंट पे होते हैं, रिब के वीकेस्ट पॉइंट। रिब का वीकेस्ट पॉइंट जो है वो उसका एंगल होता है, ठीक है। ये इसका हेड है, ये इसकी नेक है, ये इसका ट्यूबरकल है और ये इसका एंगल है, तो ये इसका वीकेस्ट पॉइंट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है किसकी, फ्रैक्चर होने की। और आपने याद रखना है कि जो आपकी पहली 2 रिब्स होती हैं वो क्लेविकल से प्रोटेक्टेड होती हैं, और जो आखिरी 2 रिब्स होती हैं वो फ्री होती हैं। इस वजह से वो बहुत, ये जो 4 रिब्स हैं ये आर द वंस विच आर लीस्ट कॉमनली इंजर्ड, सही है। उसके बाद शेप ऑफ द थोरेक्स आपने याद रखना है कि शेप ऑफ द थोरेक्स इट इज लाइक अ ट्रंकेटेड कॉन, ठीक है। इसका अपर एंड जो है नैरो है, इसका लोअर एंड जो है वो ब्रॉड है, ठीक है। इसका अपर एंड नैरो है, लोअर एंड ब्रॉड है, और अपर एंड सेपरेटेड है फ्रॉम द नेक बाय सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, या दूसरा नाम इसका क्या है, सिप्सन फेशिया। अब बेसिकली थोरेक्स हम अपनी बॉडी पे देखें तो हमें बहुत बड़ा लग रहा होता है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे शोल्डर रीजन होता है, मतलब कि जो नैरो पार्ट है इसके इर्द गिर्द शोल्डर रीजन होता है, इस वजह से हमें लग रहा होता है कि इसका जो अपर पार्ट है वो बहुत ब्रॉड है, हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसका जो लोअर पार्ट है वो भी क्योंकि उसको डायफ्राम इंक्लोज कर रहा है, तो वो भी इस वजह से इतना कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ट्रांसफर सेक्शन में आपने याद रखना है कि जो आपकी किडनी, जो आपका थोरेसिक केज है वो किडनी शेप्ड है, ठीक है। इन्फेंट्स में ये ओवल होता है, ठीक है। और इन्फेंट्स में ज़्यादातर जो आपकी रेस्पायरेशन है वो डायफ्राम के थ्रू होती है, जिसे हम एब्डोमिनल रेस्पायरेशन भी कहते हैं। और एडल्ट्स में ज़्यादातर जो है रेस्पायरेशन आपकी
थोरेक्स थोरेसिक केज की मूवमेंट की वजह से होती है, जिसे हम थोरेसिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये दो बातें बताई हुई हैं। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल उसने बताया हुआ है जिसका है नाम हिकअप्स। हिकअप्स बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी स्पैस्मोडिक इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस हो जाती हैं डायफ्राम की। अब ये क्यों होती हैं? क्योंकि अगर गैस्ट्रिक इरिटेशन हो जाए, फ्रेनिक नर्व इरिटेशन हो जाए, यूरीमिया हो जाए या हिस्टेरिया हो जाए, तो बेसिकली 4 याद रखने हैं: गैस्ट्रिक इरिटेशन, फ्रेनिक नर्व इरिटेशन, यूरीमिया और हिस्टीरिया। सही है। उसके बाद सुपीरियर अपर्चर है और इनलेट ऑफ द थोरेक्स है, कि मतलब कि थोरेक्स का अपर पार्ट को अब हमने सेपरेटली पढ़ना है। तो थोरेक्स का अपर पार्ट जो है वो क्या है, वो अभी मैंने आपको बताया कि इट इज़ द नैरो अपर एंड ऑफ द थोरेक्स। इनलेट सुपीरियर अपर्चर क्या है? इट इज़ द नैरो अपर एंड ऑफ द थोरेक्स विच इज कॉन्टिन्यूस विद द रूट ऑफ द नेक एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय 2 पार्टीशंस दैट आर द सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन और सिप्सन्स फेशिया। ठीक है। अब आपने याद रखना है कि ट्रांसफर डायमीटर इसका 10 to 12.5 सेंटीमीटर है और इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। एंटीरियरली इसके क्या है? अपर बॉर्डर एंटीरियरली बेसिकली, अब मैंने आपको बताना है कि बेसिकली है क्या है, ये इनलेट है। एंटीरियरली ये इसका बनाता है अपर बॉर्डर ऑफ मेनिब्रम, इसका इनलेट का एंटीरियर एंड बनाता है, और पोस्टीरियरली एंटीरियर एंड ऑफ द फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। और आपने याद रखना है कि अपर एंड ऑफ मेनिब्रम अबाउट 3.5 सेंटीमीटर नीचे है इससे। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि इनलेट कुछ इस तरह से है, ये आपका इनलेट है। ठीक है। और एंटीरियरली क्या है? 3.7 सेंटीमीटर नीचे है फ्रॉम द पोस्टीरियर फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा के अपर एंड से। ठीक है। और बेसिकली आपका ये जो है ना, एक बात उन्होंने आगे बताई हुई है कि जो आपका मेनिब्रम है ये लेवल लाई कर रहा होता है एट द लेवल ऑफ थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा। ये देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, और ये थर्ड के अपर बॉर्डर पे लाई कर रहा है। सही है। तो ये रिलेशन आप देख लो, एंटीरियरली अपर बॉर्डर ऑफ मेनिब्रम स्टर्नम, पोस्टीरियरली सुपीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, और साइड पे क्या होगा? फर्स्ट रिब होगी। और ये मैंने आपको बता दिया कि 45 डिग्रीज और 3.5 सेंटीमीटर जो है एंटीरियरली वो बिलो होगा। और ये देखो, ये 45 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। उसी तरह अब आपने इसकी पार्टीशंस देखनी है, तो इसकी 2 पार्टीशंस हैं। दोनों पार्टीशंस कौन सी बना रही हैं? कौन बना रहा है? सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन या सिप्सन फेशिया बना रहा है। और आपने याद रखना है कि सिप्सन फेशिया जो है ये एक डीजेनरेटेड टेंडन है, किसका? स्कैलिनस मिनिमस का। ठीक है। और बेसिकली इसका फंक्शन क्या है कि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है थोरेसिक इनलेट को।